पहला क्वेश्चन, यदि शंकु, अर्धगोला और बेलन का मतलब और बेलन जो है समान आधार पर रखे हुए हैं। शंकु है, अर्धगोला और बेलन है, समान आधार पर रखे हुए हैं, यानी कि उनका आधार एक एक ही है, एक ही आधार पर उन लोग रखे हुए हैं। तो आप ऐसा समझ लो ना कि मान लो एक शंकु है, ठीक है, और उसी में बेलन भी है, उसी आधार पे, आधार यही फिक्स है। ये समझ जाओ कि आप शंकु, अब अलग अलग बना देता हूँ भले मैं, ये समझने की दृष्टि से आप अलग अलग देख लो। आधार उनका सेम है, क्योंकि बोला ना समान आधार पर रखे हुए, मतलब उनका आधार सेम है। आधार सेम होने का मतलब क्या है कि उनकी त्रिज्या बराबर है, ठीक है, और उनकी ऊंचाई भी सबकी समान है, सबकी ऊंचाई भी समान है। इसकी ऊंचाई अगर h है तो इसकी भी ऊंचाई h है, ठीक है। और अर्धगोला, तो ये अर्धगोला देखो, ये अर्धगोला, ये ऐसा, उसका आधार भी सेम है ना, उसका भी आधार उतना ही है, कुछ इस तरह, ठीक है। ये अर्धगोला हो गया, तो ये जो आधार है ना सबका सेम है, यानी इसका आधार भी उतना ही है, यानी कि इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, और इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी h। आपको पता है ये अर्धगोला वास्तव में, अगर मैं अर्धगोला बनाऊं, ऐसे अर्धगोले से बनाऊं, तो ये केंद्र से लेकर ये किनारा ले लो, चाहे वो किनारा ले लो, चाहे ये किनारा ले लो, सब तो त्रिज्या ही है ना। क्योंकि भैया गोले में तो केंद्र से सब तरफ दूरी सेम रहती है, तो त्रिज्या अगर ये है तो ये भी त्रिज्या ही है, क्योंकि केंद्र से हर किनारे की दूरी को त्रिज्या ही रहती है। तो ये h ना यहाँ पे r ही होगा, क्योंकि केंद्र से आप, भले आपको दिख नहीं रहा है वैसे लंबा दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको गोल से बनाओगे ना, देखो ऐसे कुछ इस तरह देख लो। अब आधार बड़ा हो गया करके मत बोलना, ठीक है, क्योंकि मैं ऊंचाई उनको आपको सेम दिखेगी, कुछ इस तरह देखो। तो ये त्रिज्या अगर r है तो ये भी त्रिज्या ही होगी, वो नहीं होगी त्रिज्या, बताओ बोला, ये भी त्रिज्या होगा। इनका आधार भी अब इतना ही बड़ा बड़ा ले लेना भले। तो आधार तीनों का सेम है, इसलिए तीनों की त्रिज्या त्रिज्या त्रिज्या, जो आधार की त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या सब में r हो गई, और ऊंचाई सबकी, इसकी ऊंचाई भी समान है बोल रहा है, ऊंचाई समान है, तो इसकी ऊंचाई h, इसकी ऊंचाई h, तो इसकी ऊंचाई भी h, और यहाँ पे h जो है वो कौन हो गया, r हो गया, यानी सबकी ऊंचाई भी मैं r लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो ऊंचाई सबकी समान बोल रहे हैं, तो जब इसकी ऊंचाई r हो चुकी है तो ये भी r होगा, ये भी r होगा, यानी यहाँ पे भी h क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ये भी h कितना हो जाएगा, r। क्यों ऐसा? क्योंकि ऊंचाई सबकी समान है, तो एक जन की हाइट अगर r है तो दूसरे की भी r होगी, और इसकी r क्यों हुई? क्योंकि वो त्रिज्या है, त्रिज्या इधर भी त्रिज्या है तो उधर भी त्रिज्या ही है। वो गोले में केंद्र से सब तरफ दूरियां सेम रहती हैं। चलो अब इसका आयतन बताओ, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच की जगह भी आर रखेंगे क्योंकि ऊंचाई आर है। चलो अनुपात, हाँ चलो अर्धगोला देख, क्योंकि शंकु के बाद अर्धगोला बोला है ना, अर्धगोले का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब रख लेते हैं, लेकिन इसके सूत्र में ही एच नहीं आता ना, इसके सूत्र में एच, वो तो एच का ऐसे निकालना पड़ा ताकि इसकी मदद से हम उनका एच क्या होगा ये निर्धारित कर सके। तो इसका जो ऊंचाई है वो त्रिज्या होगा, तो इसका भी हमने बोला कि भाई ऊंचाई समान है तो इसका भी एच आर होगा, इसका भी एच जो होगा आर के इक्वल होगा। बाकी इसके आयतन के सूत्र में तो एच आता ही नहीं है, तो एच का यहाँ कोई रोल नहीं है। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह आर रख देंगे। अब देखो तीनों ओर से क्या क्या कट रहा है, पाई 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 कट रहा है, आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब कट रहा है, ठीक है, आर आर का स्क्वायर और आर की घात एक, आर क्यूब हो गया, आर क्यूब हो गया, आर क्यूब हो गया, वो कट गया, पाई 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 कट गया, क्या बचेगा, 1/3 / 2/3 / 1। सरल बनाने के लिए आप इसको सबको 3 से गुणा कर दो, तो ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1:2:3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सरल था, कठिन था? कहीं भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि ये आर क्यों हुआ, इसकी ऊंचाई आर क्यों लिए, क्योंकि तीनों की ऊंचाई बराबर है, और अर्धगोले में आप देखेंगे ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या ही होगा।
चलें। अब देखो क्या बोल रहा है, दूसरा सवाल देखिए सब ध्यान से। यदि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का एक चौथाई हो, एक चौथाई मतलब चौथा हिस्सा, ठीक है, मान लीजिए कि पृथ्वी का व्यास अगर d1 है, ठीक है, पृथ्वी का व्यास को अपन d1 मान लेते हैं, पृथ्वी के व्यास को d1 मान लो और चंद्रमा के व्यास को d2 मान लो। d मतलब डायमीटर, व्यास, है ना भाई, ध्यान से देखना आप लोग, बहुत इजी है ये। तो प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि चंद्रमा का जो व्यास है, चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का कितना है, एक चौथाई मतलब चौथा हिस्सा, 4 से भाग करेंगे। प्रश्न को पढ़ो, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का एक चौथाई मतलब चौथा हिस्सा 4 से भाग करेंगे, अर्थात चंद्रमा का व्यास कौन हुआ, d2 हुआ, वो पृथ्वी के व्यास d1 का चौथा हिस्सा है। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो इसका अर्थ यही हुआ ना सर कि 4 को उधर ले जा लीजिए, d1 बटे d2 कर लीजिए, ठीक है क्या। अब बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा लो। और सुनो ना, एक बहुत बढ़िया वाली बात बताऊं, ये क्या है, व्यास। व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो d1 की जगह 2r1 लिख सकते हो, d2 की जगह लिख सकते हो 2r2। तो ये r1 मतलब फिर जैसे d1 पृथ्वी का व्यास माना था तो r1 क्या हो जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी। और d2 क्या माना था मैंने, चंद्रमा का व्यास माना था, तो r2 मतलब चंद्रमा की त्रिज्या। तो 2 निपटेगा, तो यहाँ से r1 बटे r2 कितना मिलेगा आपको, 4/1। समझ में आया कि नहीं बताओ, समझ में आया। चाहो तो आप यहाँ ऐसे मान सकते हो, r1 बराबर 4x और r2 बराबर सिंगल x, बिना माने भी बना सकते हो ना, कोई चिंता नहीं है। समझ आ रहा ना, x अनुपात रहते तो ऐसे x x मानते नहीं, आपको पता है ना। अब किसका किसका क्या क्या ज्ञात करने बोल रहा है, चंद्रमा और पृथ्वी और चंद्रमा के आयतन करो, पहले पृथ्वी रखा है उसमें ना। तो चलो देखो भाई, पृथ्वी का आयतन अनुपात बटा निकाल लेते हैं, बटा चंद्रमा का आयतन। तो पृथ्वी का आयतन क्या होगा, पृथ्वी चंद्रमा दोनों यहाँ पे गोलाकार, क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³ तो पृथ्वी वाला क्या माने अपन, पृथ्वी वाला d1 माने हैं, तो d1 व्यास है लेकिन हमको यहाँ त्रिज्या लिखना, तो मैं r1³ लिखूंगा। और चंद्रमा के लिए क्या लिखूंगा, 4/3 पाई r2³। तो 4/3 पाई कटेगा, समझ में आ रहा है ना। और r1/r2, एक काम करो ना, r1 पर या x मानने की जरूरत ही नहीं थी, इसको आप लिख सकते हो कि r1 पर, देखो r1 का भी क्यूब है, r2 का भी क्यूब है, तो r1/r2 एक बार लिख करके पूरे का क्यूब लगा दो, ऐसा भी कर सकते हो। और उसका मान कितना हो जाएगा, r1/r2 का मान कितना है, 4/1, तो 4/1 लिख करके क्यूब लगा दो। तो 4 का क्यूब 64 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो दोनों के आयतनों का अनुपात कितना मिला, 64/1। देखो प्रश्न में पृथ्वी और चंद्रमा पूछा है, इसलिए मैंने पृथ्वी को ऊपर रखा, चंद्रमा को नीचे रखा। अगर वो चंद्रमा और पृथ्वी पूछा होता तो जैसा क्रम दिया वैसे अनुपात आपको ज्ञात करना है। इसलिए ऑप्शन में देखो आप 64/1 दिया है तो 1/64 भी दिया है, कई लोग ये भी गलत करके आ जाएंगे। और साफ साफ पता चल रहा है, कॉमन सेंस की बात है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का एक चौथाई, मतलब पृथ्वी का व्यास बड़ा है तो उसका आयतन भी बड़ा होगा, तो पृथ्वी वाला हिस्सा में ज्यादा अंक देखना, ज्यादा ज्यादा हिस्सा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और वास्तव में यही है, पृथ्वी बहुत बड़ी है चंद्रमा से, और ये एक चौथाई दिया है, एग्जैक्ट थोड़ी ना एक चौथाई है, तो कुछ और ही है ये तो। प्रश्न में बोल रहा है यदि, यदि या इसको ऐसे भी लिख सकता है, मान लो यदि करके, मान लो यदि, ऐसे भी लिखा जा सकता है। हमको सवाल को हमको समझने से मतलब, ठीक है, वो तो पृथ्वी चंद्रमा उसमें एग्जाम्पल के रूप में लिया है। मेन चीज तो हमारा ये समझने का है कि अगर हमको व्यासों का अनुपात दिया हो तो आयतनों का अनुपात किस तरह से ज्ञात किया जाए। ये कंसेप्ट समझ में आया ना।
आप एक्स एक्स वाले में भी मान के यहाँ पे रखते मान तो एक्स एक्स कट जाता ऊपर नीचे से, तो ये वाला घटा दो। सरल था कठिन था, ये बहुत सरल है। तो तीसरा सवाल आप सब देखिए बहुत अच्छे से। 28 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवृत्ताकार चादर को एक शंकु के रूप में मोड़ा गया है। 28 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवृत्ताकार चादर है, ठीक है, इसका व्यास कितना है, 28 सेंटीमीटर है। तो मैंने आप यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि मैंने एक अर्धवृत्ताकार कागज का टुकड़ा लिया है, ठीक है, और अब हम इसको मोड़ने जा रहे हैं। किस रूप में मोड़ना है इसको, शंकु के रूप में मोड़ना है। ये देखो, ये ऐसा, ठीक है। आप सभी को दिखाई दे रहा है? तो आप सब गौर से देखो कि अगर मैं इसको ऐसा मोड़ दूं तो कौन, अब जो शंकु बना है उसका वृत्ताकार ये वाला जो शेप दिख रहा है, वृत्ताकार जो परिच्छेद दिख रहा है, वो वास्तव में इस कागज के टुकड़े का, यानी कि जो चादर का अगर अपन शेप देखें तो इसका कौन सा हिस्सा इसका वृत्ताकार हिस्सा बन गया। तो इसको मैं फिर से खोल रहा हूँ, देखो, अर्थात इसका जो ये वाला हिस्सा है, जो वृत्ताकार हिस्सा है ना, वही जा करके यहाँ पर पूर्ण वृत्त बन गया। दिख रहा है आपको, ये ऐसा कुछ। इसका मतलब ये जो लंबाई है, गौर से देखिएगा, ये जो लंबाई है ये वास्तव में कौन है पता है, वो अर्धवृत्ताकार चादर की अर्ध परिधि बोलेंगे, क्योंकि पूरा परिधि नहीं है ना, मतलब ये उसके वक्र की लंबाई है, यानी कि इसको बोलेंगे अर्ध परिधि बोलेंगे, है नहीं, क्योंकि देखो मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ही तो शंकु के रूप में मोड़ने पर उसका पूरा का पूरा वृत्ताकार परिच्छेद या वृत्ताकार आधार बन गई है। दिख रहा है क्या आपको? तो ऐसे क्या है, इस टाइप से समझने में बहुत आसानी होती है। ये देखो फिर से खुल गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो अर्ध परिधि का, पूरी परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो अर्ध परिधि का सूत्र क्या होगा, 2πr/2, यानी πr हो जाएगा। और वही πr को आप किसके बराबर रखेंगे, क्योंकि वही πr क्या बनने जा रहा है, शंकु का आधार बनने जा रहा है, ठीक है। तो वही πr को आप रखेंगे शंकु की परिधि के बराबर, क्योंकि शंकु का आधार बन गया ना वो, ठीक है। शंकु की, तो उसको क्या लिखेंगे, 2πr शंकु का, चलो मैं कैपिटल आर बोल देता हूँ। ये स्मॉल आर क्या है, इसकी त्रिज्या, कैपिटल आर क्या है, वो जाके किसकी त्रिज्या बनेगी, वो शंकु की त्रिज्या, ठीक है। ये देखो फिर से आप देख सकते हैं, अभी कागज का टुकड़ा मेरे हाथ में है, फिर से देख लो, ये वही लंबाई है, ये वाली, ठीक है, ये वाली लंबाई जो कि अर्ध परिधि है πr, और वही जाकर के क्या बन रही है, शंकु का आधार बन रही है। देखो ये ऐसे कुछ इस तरह आप सब देख पा रहे हैं, ठीक है। शंकु का आधार बन गई, तो उसको लिखेंगे, आधार की परिधि कितनी हो जाएगी, पूरी 2πr हो जाएगी। चलो देखो, पाई दोनों ओर से कट गया, और ये क्या है बताओ, ये आर क्या है, तो ये जो वृत्ताकार चादर थी उसकी त्रिज्या, तो ये 28 क्या है, व्यास है, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14। ये 14 क्यों लिखा है इसकी त्रिज्या, क्योंकि इसका व्यास था 28, व्यास कितना था 28, तो त्रिज्या हो गई 14, पाई कट गया दोनों पक्षों से, ये 2r, तो r का मान कितना निकलेगा, 14/2, यानी कितना हो जाएगा, 7। ये 7 आपका जो शंकु के रूप में जो बनाया गया उसकी त्रिज्या, यानी अगर मैं इसको मोड़ करके अगर मैं इसको शंकु का रूप दे रहा हूँ तो वो शंकु की जो त्रिज्या हो जाएगी वो होगी 7, ठीक है। अब लेकिन को अपने को ज्ञात क्या करना है, वो तो देखो, शंकु की गहराई अपने को ये ज्ञात करना है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए, ये देखो कौन है, आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूं, ऐसे मोड़ दूं, तो यहाँ से लेकर के किनारे से लेकर के यहाँ तक की हाइट अपने को पता करनी है, ठीक है। ये वाली हाइट, ये कौन होगी और ये कौन होगी, चलो तिरछी वाली वो बता दो, ये कौन होगी, ये कौन है, ये त्रिज्या है,
आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ, ध्यान से समझना है ना। मैं इसको अगर ऐसे मोड़ रहा हूं, एक मेरा ध्यान आप सब यहाँ केंद्र में देखना, केंद्र में, केंद्र से लेकर किनारे तक की दूरी क्या बोलते हैं अपन? त्रिज्या बोलते हैं। अगर आप मैं इसको मोड़ दूं और एक ऐसे कोण बना दूं ऐसे करके, तो आप बताओ इसकी जो स्लेंट है, स्लेंट मतलब तिर्यक ऊंचाई, ये आड़ी, ये कौन है? त्रिज्या ही तो है क्या? तो इसको आपको क्या रखना है? त्रिज्यक बराबर रखना है। यानी ये भी कौन है? ये कौन है? ये 7 है समझ में? तो चलिए बताइए अब आप, सॉरी 7 नहीं, ये 7 नहीं, सॉरी, ये तो मतलब वो 7 क्यों रखूंगा? 7 को मैं, 7 को मैं इसकी शंकु की त्रिज्या निकालू ना, ये उसकी त्रिज्या होगी, किसकी त्रिज्या? कैसे मोड़ोगे ना, तो ये लंबाई मतलब किसकी त्रिज्या होगी? वो अर्धवृत्ताकार चादर की त्रिज्या। भाई ये कौन सी लंबाई है? केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी कौन है? चादर की त्रिज्या है। चादर का व्यास 28 है, तो चादर की त्रिज्या होगी कितनी? 14। तो इसको आप लोगे 14 ऐसे। अब ज्ञात करोगे h, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या होगा? 14 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा h का वर्ग। इसका मतलब कितना होगा? 196। इसका मतलब होगा 49 h का वर्ग। 16 में 9 हो गया, कितना आएगा? 7। ठीक है, और कितना होगा यहाँ पे? 16 में 9 हो गया 7, दादी वापस करेंगे, 9 में 5 गया 4, 147। 147 का वर्गमूल लेना है अपने को। किसके किसके करीब आता है? देखो, अगर 144 होता तो ये 12 के करीब होता, और वैसे भी अपने को किस में पूछा है, तो इसका आंसर लगभग 12 आएगा, क्योंकि एकदम 12 के वर्ग के करीब है ये, यानी इसका वर्गमूल 12 के आसपास ही होगा। 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। क्लियर है? देख लो फिर से, इसको 14 क्यों लिए हैं? क्योंकि इसको मोड़ोगे ना ऐसे करके, जब आप ये ऐसे मोड़ोगे, ये देखो ऐसे करके, मैं पेन को रखता हूँ भैया, ये देखो ऐसे मोड़ोगे, शीतल देखो, तो ये जो तिर्यक ऊंचाई होगी, ये कौन होगी? अब इसको मैं फिर खोलता हूँ, ये देखो, ये कौन होगी? केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी इसकी त्रिज्या होगी, तो इसका व्यास 28 है, तो त्रिज्या हो जाएगी 14। वैसे बनेगा ये 12 सेंटीमीटर आंसर आएगा इसका।